नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सिविल सेवकों के क्षमता विकास पर होगा जोर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल। मैक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पुतिन ने कहा यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। और फिर बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा, अनेक जगह पर AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचा। तो ये थी प्रमुख हेडलाइंस और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण का बढ़ावा देना और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना सिखाना है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। NLW का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी IGOT मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव के में सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन जारी है और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं है, इसलिए संभावना है कि माविया सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो एक चरण में मतदान होना है और विधानसभा चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के लिए हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सीट बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दिल्ली का भी रुख किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे पर सहमति अभी नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर अभी सीट बंटवारे में थोड़ा और समय लगता हुआ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नजर आ सकता है। हालांकि मंथन लगातार जारी है और इसी मंथन के बीच में कहीं ना कहीं चीजें और खराब होती है और आक्रामक रुख भी इसी बीच नजर आ रहा है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं में इसको लेकर खींचतान नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम ही नहीं है।
और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर शेलार इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, अगर देखा जाए तो महायुति और महाविकास दोनों में ही लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। और अगर महायुति की हम बात करें तो कल देर रात तक गृह मंत्री के घर पर ये बैठक हुई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं की गई। शिशिर, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ मतलब महायुति के नेताओं की बैठक इस वक्त जारी है। महायुति के जो नेता थे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार कल दिल्ली में थे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। हालांकि प्रमुख जैसे कारण हम कहा सकते हैं, हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई बयान जो पार्टी नेता उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो कारण यहाँ बताया जा रहा है कि सीट बंटवारा किस प्रकार से हो और जो सीटों पर पेंच फंसा है उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये प्रमुख तौर पर मुद्दा जो है इस बैठक के पीछे का रहा है। हालांकि इससे पहले भी जो है नेताओं की बैठक हुई थी। इससे पहले परसों के दिन जब हरियाणा में शपथ विधि हुआ था मुख्यमंत्री का, उस वक्त भी जो है जो नेता थे महायुति की वो दिल्ली में थे और उस वक्त भी उनकी बैठक दिल्ली में हुई थी। तो ऐसे में इस वक्त महायुति की बात करें तो बैठकों का दौर जारी है। जो महायुति के नेता उन्होंने कहा है कि तकरीबन 80 से 90% सीटों का बंटवारा हो चुका है। कुछ सीटें जो है उस पर चर्चा अभी जारी है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर महायुति की बात करें तो महायुति में 80 से 90% सीटों का बंटवारा हो चुका है, ये कहना है महायुति के नेताओं का। कुछ दिनों पहले ये बयान जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया था कि कुछ दिनों में ये मुद्दा जो है सुलझ जाएगा। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी हालांकि में भी अगर देखा जाए इससे पहले बैठकों का दौर शुरू था। मुंबई में भी जो है महाविकास आघाड़ी के नेता थे संजय राउत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की सेना से नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस है अध्यक्ष है, और वही बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की तो जयंत पाटिल समेत बाकी नेता इस बैठक में मौजूद थे। यहाँ पर भी अगर बात करें महाविकास आघाड़ी के नेताओं में भी तकरीबन 3 से 4 बैठकें हो चुकी है। लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यह है जो कि कल संजय राउत के बयान से सामने आया। उन्होंने तंज कसा है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की वजह से जो है टॉक्स डिले हो रही है, शायद वो सक्षम नहीं है और इसीलिए जो है इस वक्त जो है बैठक महाविकास आघाड़ी के नेताओं में चल रही है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस, खासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस में अगर देखा जाए तो काफी नाराजगी इस बारे में दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के प्रभारी जो है इलेक्शन प्रभारी चन्नीथला वो मुंबई आएंगे, फिर से एक बार बैठक का दौर शुरू होगा। लेकिन सवाल क्या ये है कि शिवसेना इस बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी, जिसमें नाना पाटोले भी शामिल है। तो ऐसे में इस वक्त जब सीट शेयरिंग की बातें चल रही है तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी में खींचतान जो है अब सामने आ चुकी है। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेता खुले तौर पर मीडिया में ये बयानबाजी कर रहे हैं। जी शिशिर, अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पा रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। देखिए अखिलेश यादव का बयान इस बारे में हमने, और खासतौर पर जो इंडी गठबंधन है उसके जो प्रमुख घटक पक्ष है उनका बयान अगर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान कहा था कि जहां तक हम बात करें जम्मू श्रीनगर चुनाव के नतीजों की तो उसमें कांग्रेस जो है जो इंडी अलायंस है वो बनकर लड़ी थी और इसीलिए वहां पर जिस प्रकार से जो बाकी पार्टीज है उसके साथ मिलकर जो है उनको वहां पे एक सक्सेस मिली थी। तो यही बात जो है शायद अखिलेश यादव भी दर्शाना चाहेंगे कि वो एक इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन में उनका भी एक सहभाग है। तो ऐसे में उनको भी महाराष्ट्र में सीटें मिलनी चाहिए। उनका कल का दौरा महाराष्ट्र में था। कल उन्होंने नासिक मालेगांव में जो है वो सभा भी संबोधित किया था। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को भी जो है एक सीट मिले। वो किस प्रकार से मिलती है, कांग्रेस में किस प्रकार से निर्णय लेती है, वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन इस वक्त सपा के महाराष्ट्र में विधायक मौजूद है और इसीलिए अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के नाते उनको भी जो है इस पूरे सीट शेयरिंग में कुछ सीट्स मिल जाए। जी शिशिर, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा पेच इन दिनों फंसा हुआ हमें नजर आ रहा है और प्रचार अभियान अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जब सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही ढंग से तो क्या ये माना जाए कि आखिर सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और जो कि आगे आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी?
बिल्कुल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि हालांकि अब तक तो महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जी। आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, कुछ ही सीटों पर जो है कुछ इश्यूज है वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे, उसको फिर जो है जो भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो घोषित किया जाए। लेकिन कल के जो संजय राउत के बयान से ये बात स्पष्ट होती है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता है उनकी और शिवसेना की शायद नहीं बन रही है, और इसलिए जो उन्होंने बयान दिया था कि महाराष्ट्र के नेता सीट बंटवारे के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि बार बार ये बात दिल्ली में ले जाई जा रही है, तो ऐसे में इसमें काफी वक्त लग रहा है, और ये वक्त लगने के कारण जो है सीट बंटवारे में भी जो है वो और देरी हो सकती है, जिसका परिणाम जो है चुनावी जो माहौल उस पर हो सकता है। ये संजय राउत जी। का बयान था, तो इस बयान की अगर हम ठीक से अगर उसका विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट रूप से इस वक्त दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल। और अब ये मीडिया में भी आ चुका है, तो इसका असर जो है अगर धीरे और ये देर लगती है सीट बंटवारे जी। को लेकर तो महाविकास ठीक। आघाड़ी पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शिशिर। तो ये तो बात रही महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से धुंध की चादर इन दिनों नजर आने लगी है। आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो दिल्ली और उससे सटे हुए एनसीआर के शहरों का यही हाल है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई रही। यहां AQI 251 पर पहुंचा, तो वहीं आनंद विहार में AQI 334 पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात अक्षरधाम क्षेत्र की करें तो वहां भी 334 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत नजर आई। यहां AQI 253 पहुंचा। इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, जहां पर आम दिनों में हम देखते थे तो लोग बाग काफी ज्यादा जॉगिंग करने के लिए निकलते थे, लेकिन अभी इस टाइम कहीं ना कहीं संख्या काफी कम नजर आई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आनंद विहार की, किस तरीके से एक धुंध की चादर सी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अक्षरधाम की, और चौथी तस्वीर है दिल्ली के एम्स एरिया की। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की से स्थिति इस दिनों काफी ज्यादा चिंताजनक बन चुकी है। यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ पूजा से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, या यूं कहें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। और अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा इसमें माना जाएगा। इसके अलावा अगर 51 से 100 के बीच AQI आता है तो उसे हम संतोषजनक की स्थिति में हम मानते हैं। तीसरा इसका लेवल होता है येलो लेवल, यानी कि 101 से लेकर 200 के बीच अगर AQI है तो मध्यम इसको माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर AQI 201 से लेकर 300 के बीच है तो उस क्षेत्र का AQI खराब श्रेणी का माना जाता है। और अगर इससे भी स्थिति और ज्यादा होती है खराब, तो AQI 301 से 400 के बीच होता है तो बहुत खराब श्रेणी में इसे गिना जाएगा। और इसके बाद में आता है गंभीर श्रेणी, यानी 401 से लेकर के 500 के बीच का जो AQI होता है वो सबसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। और वहीं अगर रैप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय भी बढ़ जाता है।
सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़-भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। तो डीएमआरसी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि ग्रैप 2 जब भी लागू होगा, उसके बाद में ग्रैप 2 लागू होते ही जो डीएमआरसी है वो अपनी मेट्रो की जो संख्या है उसको 40 बढ़ा देगा। इसी पर हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ में। तापस, अगर बात करें दिल्ली की, तो खराब श्रेणी का AQI दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हमने देखा है, दर्ज किया है और धुंध की एक चादर से कहीं ना कहीं नजर आ रही, जो वाकई में धुंध नहीं बल्कि वो पॉल्यूशन है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। कृतिका, दिल्ली वासियों को इस वक्त दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो है, आपने सही कहा कि जो पोल्यूशन जिस हिसाब से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, AQI लेवल हद से ज़्यादा बढ़ गया। दिल्ली का इस वक्त, अगर मैं लेटेस्ट अभी आपको AQI लेवल बताऊं तो वो 270 तो 270 के ऊपर है। और लेकिन कुछ जगह 13 स्पॉट्स ऐसे किए गए हैं जिन पे खास तौर से दिल्ली में खास तौर से ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है। उसमें से एक है आनंद विहार का जो स्पॉट, जहाँ पे 436 का AQI जो लेवल है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में आसपास के जो खासतौर से जो बॉर्डर एरिया है, आनंद विहार, आपको पता ही होगा कि बस अड्डा है और अलग अलग जगह से बसें आती हैं, एक हॉट स्पॉट है वो। तो आनंद विहार के साथ साथ बवाना, वहाँ पे भी 360 के ऊपर है। वैसे ही द्वारका में 336 के ऊपर। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे 300 साढ़े 300 के ऊपर AQI लेवल है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से सफाई की जा रही है और ये जो डस्ट पार्टिकल है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जगह से। और डस्ट पार्टिकल के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कि जो हवा में जो ये जो मिट्टी है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो पॉल्यूटेंट है, उसको कम किया जा सके। दूसरी अहम चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो है एक फ्रॉथ झाग, एक तरह से जो यमुना में तब्दील हुआ है। कल भी था, आज भी देखने को मिल रहा है और वो एक दूषित पानी हो चुका है इस वक्त। यमुना का पानी जिसको साफ करने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और जो समस्या है वो जू की त्यों बनी हुई है और इस पे कोई बात नहीं कर रहा। उसमें दो अहम चीजें, तो जो पानी जो है वो पूरा दूषित है, उसका पानी दिल्ली वासी को पीना पड़ता है, दूषित पानी। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर जाता है नीचे पानी, वो भी बहुत दूषित हो जाता है। आसपास के जो जगह है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सिर्फ पोल्यूशन नहीं, वो टॉक्सिक पोल्यूशन जा रहा है जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये दोनों चीजें जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बात चाहे पानी की हो या हवा की हो, दिल्ली वासी इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस दोहरी मार से दिल्ली वासियों को राहत कब मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तापस, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई देशों का ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन शरणार्थियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर मानवाधिकारों के संरक्षकों की गहरी चुप्पी को सबसे अधिक निराशाजनक बताया और कहा कि वो लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक तो मानते हैं, लेकिन वो मानवाधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल है। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य भी सबके सामने हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है।
कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक खो दी है। भारत की भूमिका को मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का भी आह्वान किया। साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि साल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू थे, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% तक बढ़ गई। जबकि साल 2022 में बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91% हो गई और हिंदू जनसंख्या 7.9% ही रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। तो वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए, जिनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 से 1999 के बीच यानी 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ा है। इसके साथ ही बात करें अगर बांग्लादेश की, तो वहां हिंदू मंदिरों की स्थिति की अगर हम बात करें तो साल 2022 में हिंदू अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया था कि देश भर में लगभग 300 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्तापलट के बाद हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। वहीं मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए और पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें आगजनी की गई, लूटपाट की गई, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों के अंदर 912 से ज्यादा हमले और लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं। और वहीं अपने स्वाभिमान यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक देश में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में कहा कि सीमांचल बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे बड़ा शरणगाह बन चुका है और यहां स्थिति धीरे धीरे कश्मीर जैसी होती जा रही है। अगर जल्दी ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगी तो सीमांचल को कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। साथ ही उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की यात्रा पहले चरण में सीमांचल से भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर खत्म होगी। कोर्ट की बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 71 में श्रीमती गांधी ने कहा था कि अब जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ही इतनी जनसंख्या है, उसका भार संभालना मेरे लिए मुश्किल है। देश में कड़ा से कड़ा कानून बने, ऐसा कानून बने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर लागू हो। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जाए, जो ना माने उसको सरकारी सुख सुविधा से वंचित कर दिया जाए। मैं आज भी कह रहा हूं।
तो बांग्लादेश की लगातार हम बात कर रहे हैं और बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट भी जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जारी आंकड़े बांग्लादेश में गरीबी की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही है। इस रिपोर्ट को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 संघर्ष के बीच गरीबी शीर्षक के नाम से जारी किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश के लोगों का खराब जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य कारक गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है। और चलिए खबरों में आगे बढ़कर के अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है और सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराजगंज का ये विवाद केवल दबंगई दिखाने के कारण हुआ था। आरोप है कि हामिद के परिवार और अन्य लोगों ने दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की और धार्मिक झंडे का अपमान किया, जिसके बाद यहां हिंसा की घटना हुई। तनाव के बाद रामगोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाराजगंज कस्बे में अवैध निर्माण को लेकर PWD ने नोटिस भी जारी किया और मौके पर मौजूद संवाददाता रामेंद्र सिंह ने पूरे इलाके का जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता रामेंद्र का, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां की, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस किस तरीके से आने जाने वाले तमाम लोगों पर निगरानी बनाए हुए है? का सारे जो एरियाज हैं 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें बैरिकेटिंग की गई, आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, क्या काम है, क्यों जा रहे हैं इन कस्बों में, उसके बारे में जानकारी ली जा रही। हम जहां खड़े हैं, विवाद की शुरुआत हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये जो नीली चादर दिख रही है आपको, विवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही अब्दुल हमीद का घर है जहां पर बवाल की शुरुआत हुई थी। उनके बेटे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि आप डीजे पर जो गाना बज रहा है उसको बंद कर दीजिए। जब लोगों ने आपत्ति की तो तार काट दिए और जो झंडा लहरा रहे थे भगवा, उसको लेकर के फेंक दिया खींच करके और पथराव किया। तो शुरुआत यह है। ये जो आप देख रहे हैं, लोग अपने आप चादर उतार रहे हैं। ये PWD ने इन घरों को नोटिस दिया, आगे तिराहा है जी, तो ये नोटिस PWD ने 1 साल पहले दी थी इन घरों को कि रोड इंक्रोचमेंट का हिस्सा, और इनको अगर आप गिरा लेंगे तो ठीक है, अन्यथा पूरी प्रशासन कार्रवाई करेगा और इनसे जवाब मांगा था। लेकिन 1 साल से कार्रवाई रुकी हुई थी। कल 17 अक्टूबर को एक बार फिर नोटिस जारी की गई है। इसमें मस्जिद की दुकानें हैं, जो मस्जिद का पार्ट है वो भी आ रहा है इंक्रोचमेंट में, कुछ दुकानें आ रही हैं। इनका अब्दुल हमीद का घर भी इंक्रोचमेंट का हिस्सा है। तो ये इस पर देख रहे हैं लोग अपने आप खोल रहे हैं। जब नोटिस लगी है तो इन लोगों ने खोल लिया है और दुकानों से सामान भी हटा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये दुकानों की जो 19 तारीख कल के बाद इसकी मियाद जैसे खत्म होगी तो प्रशासन इन पर गिराने की कार्रवाई कर सकता है। हमको रहीम जी का एक दोहा याद आता है कि बच कुसंग चाहत कुशल जे रहीम बड़ सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। जो इनके पड़ोसी हैं उनको भी इनके कृत्यों के दंड का सामना निकट भविष्य में करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम देश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सिविल सेवकों के क्षमता विकास पर होगा जोर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार हुए शामिल। मेक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मेक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पुतिन ने कहा यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। और फिर बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा। अनेक जगह पर AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण का बढ़ावा देना और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना सिखाना है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। NLW का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेना भी अनिवार्य होगा। प्रतिभागी IGOT मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन भी जारी है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आ रही है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं है, इसलिए संभावना है कि माविया सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जताते हुए कहा कि देशों का ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन शरणार्थियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर मानवाधिकारों के संरक्षकों की गहरी चुप्पी को सबसे अधिक निराशाजनक बताया और कहा कि वो लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक तो मानते हैं, लेकिन वो मानवाधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल है। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य सभी के सामने हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है। कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक को खो दिया है। भारत की भूमिका को मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का भी आह्वान किया। साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल साल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू थे, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। जबकि साल 2022 में बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91% हो गई और हिंदू जनसंख्या घटकर 7.9% ही रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। तो वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए, जिनका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 से 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ा। और वही बात बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की स्थिति की करें तो साल 2022 में हिंदू अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया था कि देश भर में लगभग 300 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्तापलट के बाद हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए और पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें आगजनी, लूटपाट और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी शामिल थीं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों में 912 से ज्यादा हमले और लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तो बात रही हिंदुओं की स्थिति की, लेकिन बांग्लादेश में अगर गरीबी की बात करें तो बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जारी आंकड़े बांग्लादेश में गरीबी की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 संघर्ष के बीच गरीबी शीर्षक के नाम से जारी किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के लोगों का खराब जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य कारक गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है। और वहीं अपनी स्वाभिमान यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक देश में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में कहा कि सीमांचल बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे बड़ा शरणगाह बन चुका है और यहाँ स्थिति धीरे धीरे कश्मीर जैसी होती जा रही है। अगर जल्द ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगी तो सीमांचल को कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। साथ ही उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और
आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की यात्रा पहले चरण में सीमांचल में भागलपुर से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर समाप्त होगी। की बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 71 में श्रीमती गांधी ने कहा था कि अब जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ही इतनी जनसंख्या है, उसका भार संभालना मेरे लिए मुश्किल है। देश में कड़ा से कड़ा कानून बने, ऐसा कानून बने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर लागू हो। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जाए, जो ना माने उसको सरकारी सुख सुविधा से वंचित कर दिया जाए। मैं आज भी कह रहा हूं। और इसके बाद अब बात कर लेते देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण एक बार फिर से समस्या बनता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों कोहरे की एक अलग ही चादर नजर आ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे हुए एनसीआर के शहरों का यही हाल है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई नजर आई। यहां AQI 251 पर पहुंचा, तो वहीं आनंद विहार में AQI 334 पर दर्ज किया गया। बात करें अक्षरधाम के आसपास के क्षेत्र की, तो यहां AQI 334 पर पहुंच गया। तो वहीं दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी। यहां AQI 253 पहुंचा। इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति जहां चिंताजनक बन गई है, वहीं यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में इन दिनों है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, या जिसे हम हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं। दरअसल ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता क्या है उसका पता हम लगा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो उसे सबसे अच्छा यानी कि अच्छी स्थिति में AQI को माना जाएगा। 51 से 100 के बीच में अगर AQI होता है तो उसे संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके साथ ही अगला स्टेप आता है 101 से लेकर 200 के बीच, जिसे हम मध्यम श्रेणी में मानते हैं। और अगर किसी जगह का AQI 201 से लेकर 300 के बीच है तो उस क्षेत्र का AQI खराब श्रेणी में माना जाता है, जो कि इन दिनों दिल्ली के अधिकतर जगहों पर नजर आ रहा है। और अगर यही AQI 301 से लेकर 400 के बीच हो तो बहुत खराब श्रेणी में इसे माना जाता है। और दिल्ली में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर 301 से लेकर 400 के बीच में AQI दर्ज किया गया है आज। इसके साथ ही इसके ऊपर भी एक और लेवल है जहां 401 से 500 के बीच अगर AQI होता है तो इसे सबसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की गई है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। वहीं अगर ग्रेप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय भी बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर
क्षेत्र में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है और सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज का ये विवाद केवल दबंगई दिखाने के कारण हुआ था। आरोप है कि हामिद के परिवार और अन्य लोगों ने दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की और धार्मिक झंडे का अपमान किया, जिसके बाद यहां हिंसा की घटना हुई। तनाव के बाद रामगोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाराजगंज कस्बे में अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने भी नोटिस जारी किया है और मौके पर मौजूद संवाददाता ने एक अपडेट हमारे साथ साझा भी की है। बहराइच का महाराजगंज कस्बा है, ये वही स्थान है जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। ये 23 मकान ऐसे हैं जो तिराहा है। एक्शन पीडब्ल्यूडी से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि तिराहे से दुर्घटना के चांस बनते हैं और सड़क पर इंक्रोचमेंट किया गया है। 1 साल पहले ही यहाँ नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन कार्रवाई की स्थिति अब आई है। 17 अक्टूबर को पुनः नोटिस चस्पा की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन में जो ये अवैध मकान है, जो इंक्रोचमेंट के मकान है, इनको गिराने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। बहुत सारे लोग दुकान स्वयं खाली कर रहे हैं और मकान अपनी दुकानें गिराने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने से पहले ही हम इन दुकानों को गिरा देंगे, जिससे प्रशासन को कोई कार्रवाई करने का हमारे ऊपर अवसर न मिले। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। वहीं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां से दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था, वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था। आपको बता दें कि नोटिस दिए गए घरों में बहराइच हिंसा में आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और तिराहे पर दुर्घटना होने के कारण रोड एक्रोचमेंट में आ रहे मकानों को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद विभाग घर गिराने की कार्रवाई कर सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कब्जे को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और 3 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके बाद में लोग, जिन लोगों ने अपने घरों के बाहर, अपने दुकानों के बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी थी, वो खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाने लगे वहां से, क्योंकि 3 दिनों के बाद में यहाँ पर फिर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में बात करेंगे अब वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने की मांग भी की है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की तर्ज पर हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ में सुनवाई करने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका पर सुनवाई को लेकर असंतोष जताया। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि पिछले 10 महीने से जिला अदालत में सही ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है। शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर विचार करने की बात कही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की, जहां आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने शुक्रवार को संजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास और पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली में उनके एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर संजीव हंस के अलग अलग ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। संजीव हंस के दिल्ली के ठिकानों पर ईडी की टीम ने तलाशी भी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की 35 करोड़ रुपए की से अधिक की 19 अचल परिसंपत्तियां जब्त की। ये परिसंपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की। ये जांच एनआईए और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। जांच से खुलासा हुआ है कि पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य हवाला और चंदे के माध्यम से देश विदेश से धन इकट्ठा करते हैं और देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब हिमाचल प्रदेश के, जहां कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है।
ढोल नगाड़ों की धुनों पर लोक नृत्य नाटी करते लोगों का ये दिलचस्प मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। कुल्लू दशहरा 7 दिन तक चलता है। उत्सव की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो चुकी है और आज दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पर पहाड़ी नाइट होगी, जब हिमाचली कलाकार समा बांधेंगे। इसके साथ ही ढालपुर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू का दशहरा हिमाचल की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिसमें मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री ने आज मैक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य परिषद द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में आईटी, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य और ऑटोमोटिव क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 250 निवेशकों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में विकास और निवेश की असीम संभावनाएं हैं और खास तौर पर फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत और मैक्सिको अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री ने भारत में राजनीतिक स्थिरता, स्किल्ड वर्कफोर्स, बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और मैक्सिको 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में भी सहयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत डिजिटल इकोनॉमी में आज पूरी दुनिया की अगुवाई कर रहा है और दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने मैक्सिको को भारत के गिफ्ट सिटी में अपने कारोबार शुरू करने का भी न्योता दिया। इस मौके पर भारत और मैक्सिको के उद्योग संगठन के बीच समझौता भी हुआ। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने का काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने तो वादा किया था कि आपको यमुना के अंदर हम डुबकी लगाएंगे और दिल्ली के अंदर हम यमुना से साफ पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जरा आज अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आज जरा यमुना चले जाइए, जरा वहां का दौरा कर लीजिए और मुख्यमंत्री आतिशी जी को भी ले जाइए और दिखाइए कि वहां आज यमुना की हालत क्या है। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जब यमुना एंटर करती है और आज जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। उसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यमुना जी में यहां पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर
आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, और वो 3000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मालाबार अभ्यास के सफल आयोजन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करके कहा कि इस तरह का संयुक्त अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि कैसे नौसेनाएं संघर्ष को रोकने और भारत प्रशांत में स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करती हैं। The US and India have done it again. This year's Malabar Naval Exercise, the 28th iteration of this incredible coming together of our two countries, showed how much the United States values our deep partnership with India. It also highlighted the key role that our navies play across the Indo-Pacific together. I served for 12 years in the United States Navy under the Pacific Fleet, the same fleet that led this exercise for America. And I know firsthand how these exercises strengthen our combat readiness, maritime integration, and interoperability, and deepen our relationships between those men and women that serve in our navies together. And together with Australia and Japan, the regular training we conduct together across the Indian Ocean is protecting our peoples and those in the region. और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में जापान से भिड़ेगी। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारतीय टीम ग्रुप चरण में 25 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।